हिंदी पेडागॉजी वर्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका जो आज का टॉपिक है उसके 10 प्रमुख क्वेश्चन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले जो पिछले वीडियो में क्वेश्चंस था उसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। और इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस हैं, लास्ट में आपको एक क्वेश्चन भी देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही वीडियो को शेयर भी करना जिससे जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो चलो शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन था, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना था। तो इसका आंसर बता देते हैं। देखो, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि क्या होगी ये बताना था। आगमन विधि, निगमन विधि, सूत्र विधि, पुस्तक विधि। तो व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत सबसे बेहतर विधि कौन सी इसमें से सम्मिलित होगी? तो इसका आंसर क्या होगा पहले का? तो इसका आंसर हो जाएगा आगमन विधि। देखो, आगमन विधि व्याकरण शिक्षण के अपेक्षाकृत बेहतर विधि होती है, ठीक है, क्योंकि यह विधि जो है छात्र उदाहरणों की सहायता से सामान्य सिद्धांत निकालते हैं। व्याकरण शिक्षण में व्याकरण शिक्षण में जबकि ये चीजें नहीं लागू होती, जबकि आगमन विधि में उदाहरण के माध्यम से समान सिद्धांत निकालते हैं, इस कारण से व्याकरण से बेहतर हो जाएगी। ठीक है। और इसमें 4 स्टेप होते हैं आगमन विधि में, जैसे कि सबसे पहले उदाहरण बताना, फिर इसका निरीक्षण करना उस उदाहरण का, उसके बाद सामान्यीकरण, और उसके नेक्स्ट पार्ट परीक्षण लास्ट में। ये ये 4 पार्टों में आगमन विधि लागू होती है, ठीक है, इसलिए ये विधि सबसे बेहतर होती है। यानी पहले का आंसर पहला ही नंबर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, व्याकरण शिक्षण की कौन सी ऐसी पद्धति है जो सबसे अधिक उचित है किसकी अपेक्षाकृत, ठीक है, जिसमें बच्चे नियमों से उदाहरण की ओर जाते हैं, बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं, बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। तो व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, तो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 2 का? इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकंड का? उसका आंसर हो जाएगा डी, बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चंस हैं और काफी इजी भी है, बस आपको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, स्कूलों में प्रायः व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो जाता है, इसका कारण क्या है? देखो, स्कूलों में जो व्याकरण शिक्षण के दौरान बहुत सारी नीरसता, बोरिंग या फिर नॉट इंटरेस्टेड इस टाइप हो जाते हैं, अरुचिकर हो जाते हैं, उसका क्या कारण हो सकते हैं? नीचे 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शंस क्या है? शिक्षण में व्याकरण के पर्याप्त ज्ञान का अभाव है इस कारण, या फिर अन्य विषयों के शिक्षण में किसी भाषा के व्याकरण का कोई योगदान नहीं होता है इसलिए ये नीरस या अरुचिकर लगेगा, या फिर व्याकरण को सिखाने के लिए प्रायः पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है इसलिए यह नीरस एवं अरुचिकर हो जाता है। या डी नंबर देखो, व्याकरण सीखने में छात्रों को कोई रुचि नहीं होती है इसलिए यह नीरस व अरुचिकर हो जाएगा। यहाँ पे थर्ड का आंसर बताना है, स्कूलों में व्याकरण पढ़ाने के दौरान या व्याकरण शिक्षण के दौरान नीरस व अरुचिकर क्यों हो जाता है? थर्ड का आंसर क्या होगा? सोच लिया? इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? सी, व्याकरण को सिखाने के लिए प्रायः पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है। स्कूलों में अक्सर ऐसा ही किया जाता है कि अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स ना हुए तो वो पुस्तक में जो लिखा हुआ है उसी को पढ़ा देते हैं, और इससे क्या होता है कि उसमें उसका जब बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाता स्टूडेंट तो वह नीरस व अरुचिकर हो जाती है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा थर्ड का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं।
उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली क्या होगी? अपर प्राइमरी लेवल पे व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली क्या है? पाठ्य पुस्तक प्रणाली, समवाय प्रणाली, भाषा संसर्ग प्रणाली, आगमन निगमन प्रणाली। बताओ इसके आंसर क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर बताने हैं। अपर प्राइमरी लेवल पे व्याकरण शिक्षण। तो देखो है तो सारे बेहतरीन, पाठ्य पुस्तक से भी बढ़िया से पढ़ाया जा सकता है, समवाय विधि भी है और भाषा संसर्ग प्रणाली भी है, लेकिन सबसे उपयुक्त यहाँ पे जो पूछा है तो डी नंबर हो जाएगा, आगमन और निगमन मेथड। देखो आगमन विधि किसे कहते हैं? आगमन विधि तो पता ही है, उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों तथा घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, उसे आगमन प्रणाली बोला जाता है। और निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उदाहरणों को नियम के द्वारा पुष्ट किया जाता है। इस तरह से यानी इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, जितने भी रेंज हैं सारे सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए ये भी, अगर ये विधि आ रही है तो उसको डेफिनेटली टिक करना चाहिए आपको, और इसमें कभी गलत होने के चांसेस नहीं होंगे, यानी 4 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? ये भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आपको बताना है यहाँ पे व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा। जब आप व्याकरण शिक्षण करेंगे या कराएंगे तो उस समय सबसे ज़्यादा किस बात पे जोर दिया जाएगा? व्याकरण के नियमों की सैद्धांतिक विवेचना पर, या फिर व्याकरणिक कोटियों की पहचान पर, या फिर व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने पर, या फिर व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर। तो बताओ इसका आंसर सोच लिया है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर ज्यादा होगा, ज्यादा फोकस होंगे व्याकरण शिक्षण के दौरान। तो यहाँ पे 5 का जो आंसर हो जाएगा, सोच लिया ना, डी नंबर लगाएंगे। सबसे उपयुक्त आंसर यही लग रहा है। देखो अगर व्यवहारिक पक्ष के रूप में अगर हम लोग व्याकरण शिक्षण को पढ़ा रहे हैं तो उससे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होगी और वह को रिलेट कर पाएगा अपने सब्जेक्ट से, अपने लैंग्वेज पेपर से। इसलिए अगर व्यवहारिक पक्ष से कराया जा रहा है तो सबसे उपयुक्त मेथड माना जाएगा, जबकि कंठस्थ विधि में अनुपयुक्त है, उतना याद नहीं रख सकते, कंफ्यूजन रहते हैं, भूल जाते हैं। आप ही लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे लेकिन अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग व्यवहारिक पक्ष को नहीं कंठस्थ की है तो भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखो। व्याकरण शिक्षण को सरस व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जाना चाहिए? तो जब आप व्याकरण शिक्षण को पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में तो सरस एवं रुचिकर बनाना है तो कौन सा उपाय नहीं करना चाहिए आपको? इसमें से एक ऑप्शन बताने हैं। व्याकरण की पाठचर्या छात्रों के स्तरानुकूल बनाई जानी चाहिए, क्या ये नहीं करना चाहिए आपको? करना चाहिए, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन देखो, व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि से दी जाए, तो ठीक है, अच्छी बात है, भाषा संसर्ग विधि से दी जाएगी तो ठीक है। छात्रों को नियम व परिभाषाएं रटने को प्रोत्साहित किया जाए, ये नहीं करेंगे यहाँ पे। रटना जहाँ पे आ जाता है वहीं पे टिक कर देना चाहिए। व्याकरण शिक्षण को दृश्य श्रव्य के रूप में पढ़ाना चाहिए या फिर सिखाना चाहिए, तो ये भी सही है। यहाँ पे जो नहीं के रूप में पूछा है कौन सा उपाय नहीं है, तो ये बताना था, आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डॉट में सहायक होगा। जब आप प्राइमरी लेवल पे जो आपको व्याकरण शिक्षण कराया जाता है, जो उसका उद्देश्य होता है किसमें सहायक होगा? ऑप्शन देखो, व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करने के रूप में, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने के रूप में, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने के रूप में सहायक होगा, या फिर भाषा की प्रकृति, प्रकार और व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करने के रूप में सहायक होगा। ये अपर प्राइमरी लेवल की बात की जा रही है। जब आप टीचिंग का उसका जो उद्देश्य है क्या होगा, यहाँ पे 7 का आंसर बताना है।
उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा? सबसे उपयुक्त तो बी हो जाएगा। ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने में किया जाएगा। ठीक है, 7 का आंसर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भाषा के लिखित एवं मौखिक स्वरूप को भाषा को लिखित एवं मौखिक स्वरूप को सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका है? तो भाषा के लिखित एवं मौखिक स्वरूप को सीखने में व्याकरण की भूमिका आपको बताना है। ऑप्शंस देख लो। व्याकरण भाषा के लिखित एवं मौखिक पक्ष के लिए उपकरण मात्र होते हैं, या फिर मौखिक एवं लिखित रूप में भाषा की शुद्धता एवं स्पष्टता के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है, या फिर व्याकरण भाषा शिक्षण में एक चुनौती है, या डी नंबर व्याकरण द्वारा बालक को लिखना एवं बोलना सिखाया जाता है। तो भाषा के लिखित एवं मौखिक स्वरूप को सीखने में व्याकरण की भूमिका, यहाँ पे भूमिका की बात की जा रही है, इम्पोर्टेंस की बात की जा रही है। कौन सा इम्पोर्टेंस होगा, महत्व होगा, भूमिका होगी? तो एट का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सोच लिया, ये रहेगा बी। मौखिक एवं लिखित रूप में भाषा की शुद्धता एवं स्पष्टता के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक हो। ठीक है, ये मौखिक स्वरूप में सीखने में व्याकरण की भूमिका होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। भाषा के व्याकरण की समझ को किसी भी भाषा के, चाहे आपकी हिंदी हो इंग्लिश हो, कि व्याकरण की समझ को क्या होना चाहिए? संदर्भ पूरक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, व्याकरण की समझ को केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, या फिर निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए? व्याकरण की समझ को चेक करना है, सबसे उपयुक्त आंसर इसमें बताना है 9 का। तो देखो, भाषा की व्याकरण की समझ को मापने के लिए संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना सबसे उचित होगा। यहाँ पे 9 का जो आंसर हो जाएगा ई, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ बताना है व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में ऐसा कौन सा कथन है जो सही है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से कालांशों की व्याख्या होनी चाहिए, क्या ये सही है व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में? या फिर भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, या फिर बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, या फिर डी नंबर व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है? व्याकरण शिक्षण में ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जो सबसे उपयुक्त है, सबसे सही? कौन सा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? यहाँ पे देखो, कालांशों की व्याख्या करने की समय सारणी में अलग से कालांश की बात करी है, जो कि उपयुक्त नहीं होगा उतना बेहतरीन। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, नियम को महत्व दिया जा रहा है, या फिर बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। स्वयं भाषा के नियम बनाने चिल्ड्रन नहीं बना सकता है छोटी सी स्टेज में, वो तो पहले ही सीखने का स्टेज में है। इसलिए यहाँ पे व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो 10 में कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए हैं। साथ ही एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगले वीडियो में इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है पढ़ देते हैं। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। अब इंक्लूसिव एजुकेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। इंक्लूसिव एजुकेशन में भाषा शिक्षण, लैंग्वेज टीचिंग की क्या एक प्रॉब्लम्स हो रही है, समस्या हो सकती है। ठीक है, तो उपयुक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, यह एक प्रॉब्लम हो सकती है इंक्लूसिव एजुकेशन में। या फिर उपयुक्त पाठ सामग्री का अभाव, या फिर सी नंबर विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता होना, या फिर विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना। इस कारण से इंक्लूसिव एजुकेशन में भाषा शिक्षण में समस्या उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर
नंबर तो कोई नहीं है, अगले वीडियो में इसका डिस्कस करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथ ही इस वीडियो को अगर टेलीग्राम पे देखना चाहते हो और या फिर फेसबुक पे, तो ये लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हो। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, वीडियो कहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे।